ओके, तो आज हम आ चुके हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के बारे में। जैसा कि आप समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ये आपके ब्रीथिंग चैप्टर में आता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जो होता है वो पूरा ब्रीथिंग के अंदर आ जाता है। तो आइए समझते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में क्या-क्या बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में हम 2 गैस के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। आज हम बात करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है? उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड आपके लिए बनाया है। इस स्लाइड को हम समझेंगे और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट जो होता है गैस का एक्सचेंज जो होता है वह कई लेवल के बीच में होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो पहला साइट होता है वो क्या होता है आपका एनवायरनमेंट और आपके लंग्स के बीच होता है। दूसरा साइट जो होता है आपका क्या टिश्यू और एल्वेओलाई के बीच में होता है। तो ये सब क्या होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलिए हम बारी-बारी से क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ओके। तो आज हम इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर गैस का क्या होता है, अलग-अलग कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि किस गैस का कंसंट्रेशन कहाँ पर कैसा होता है, तो आप मुझे बताएँगे। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, कहाँ बात करेंगे अगर हम एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर की अगर हम बात कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको ध्यान रखना है एस्मॉट एस्मॉट एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है आपका 0.3 होता है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 159 एमएमएचजी होता है, जिसको 159 एमएमएचजी कहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है आपका 0.3 एमएमएचजी होता है। अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर के अलावा लंग्स के एल्वेओलाई के अंदर बात करूँ, तो वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, वह कितना होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है, वह कितना होता है? आपका 104 एमएमएचजी होता है। क्या होता है? 104 एमएमएचजी होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना होता है? 40 एमएमएचजी होता है। कितना होता है यहाँ पर? 40 एमएमएचजी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होता है। अब आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ओबी ब्लड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? ओबी ब्लड कहेंगे। ओबी ब्लड का मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है, वो कितना होता है आपका? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 95 एमएमएचजी होता है। कितना होता है ये आपका? 95 एमएमएचजी ये होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो कितना होता है? वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपका कितना होता है 40 एमएमएचजी होता है। कितना होता है आपका ये 40 एमएमएचजी होता है। ठीक है? अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका डीऑक्सीनेट ब्लड होता है, कौन-सा ब्लड? जो आपका डीऑक्सीनेट ब्लड होता है जिसको आप क्या कहते हो? डॉप कहते हो। यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है आपका? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? लगभग यहाँ पर कितना होता है आपका? 40 एमएचजी होता है। कितना होता है यहाँ पर? लगभग 40 एमएमएचजी होता है। जबकि जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कितना होता है? 45 एमएचजी होता है। कितना होता है? 45 एमएचजी होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है क्या? अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ जाएगा कि टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है? क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो मैं आपको बता दूँ, टिश्यू की अगर बात करोगे, तो टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है सॉरी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, वो लगभग कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो लगभग आपको कितना होता है? 40 एमएमएचजी होता है। कितना होता है आपका? 40 एमएमएचजी होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 45 एमएमएचजी होता है। कितना होता है? 45 एमएमएचजी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्योंकि ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तभी ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ ट्रांसपोर्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ट्रांसपोर्ट समझने के लिए सबसे पहले कहाँ कितना पार्शियल प्रेशर है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म के बारे में कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। बात समझ में आ गया? तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म के बारे में। चलिए समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो फिर सुन ले कि दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल इस दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल जो होते हैं
अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जाने की क्या कोशिश करते हैं? जाते ही हैं। तो आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है? दुनिया की हर एक मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं? लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है क्या? अब यही बात यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी लागू होता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना रहेगा, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की बात ना कर यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। बाकी प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट वहाँ पर केवल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। कैसे? समझाता हूँ। आपको ध्यान ये रखने हैं कि दुनिया की हर एक गैस का ट्रांसपोर्ट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है विदाउट एनी एनर्जी खर्च किए। ठीक है क्या? अब आप कहोगे सर आप बोल रहे हो बिना एनर्जी खर्च के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कौन सा ट्रांसपोर्ट आपको ध्यान रखना है? पैसिव ट्रांसपोर्ट भी ये सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है ये? सिंपल डिफ्यूजन है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट कैसे एक्चुअल में होता है, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने आपके यहाँ एक डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बताया? कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करोगे तो ये लगभग 0.3 एमएमएचजी आता है। जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वह 159 एमएमएचजी आता है। जबकि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वलाई है वहां पर अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करोगे तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 एमएमएचजी होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 एमएमएचजी होता है। बात यहाँ पे भी लागू होगी। दुनिया के हर एक गैस जो होते हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ चलेंगे। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ पर आपको मुझे बताना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ है? एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा है। तो ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कहाँ आएगा? लंग्स के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? लंग्स के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और कहाँ पर? लंग्स में क्या है? कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आएगा। ठीक है? ठीक उसी तरह अब देखो ध्यान से आपके लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होते हैं वहां पर ये पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 40 है। जबकि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 एमएचजी है। अब आप अच्छी तरीके से जान गए हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ये लंग्स से निकल कर कहाँ आ जाएगा? आपके इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। और आप ये सीख गए, क्या सीख गए? एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच गैस का एक्सचेंज सीख गए। एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच गैस के एक्सचेंज को ही हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। देखो ध्यान से। तो आप रिस्पिरेशन का स्टेप 1 क्या किए? सीख गए। क्या सीख गए? स्टेप 1 क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा स्टेप 1 में? आपका पल्मोनरी रिस्पिरेशन होगा या इसी को आप क्या कहोगे? प्यार से ब्रीदिंग कहोगे। क्या कहोगे आप? ब्रीदिंग कहोगे। तो हमारा पहला ये जो स्टेप था किसका? रिस्पिरेशन का, वो पूरा हुआ जिसका नाम क्या है? ब्रीदिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम गैस को किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा दिए हैं? लंग्स के अंदर पहुँचा दिए हैं। कहाँ पहुँचा दिए हैं? लंग्स के अंदर पहुँचा दिए हैं। अब टिश्यू हमारा काफ़ी दूर है। अब लंग्स से हमें कहाँ पहुँचाना है? टिश्यू तक पहुँचाना है। सॉरी, लंग्स से हमें कहाँ पहुँचाना है? टिश्यू तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएँगे? कैसे पहुँचाएँगे? अब यहाँ बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लंग्स के अंदर हमारे गैस आ चुके हैं। कहाँ पर आ चुके हैं? लंग्स के अंदर हमारे गैस आ चुके हैं और पहुँचाना कहाँ है उनको? टिश्यू के पास। ठीक है? पहुँचाएँ कैसे? उससे पहले हमने क्या किया? अपने पूरे बॉडी के अंदर कैपिलरी नेटवर्क, वेन्स, आर्टरी बिछा रखे हैं, ब्लड कैपिलरी बिछा रखी है ताकि ये लंग्स से ये सारे गैसेस उस कैपिलरी वेन्स के अंदर आ जाएँ, उस ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएँ, उस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएँ और वहाँ से हम उसको कहाँ पहुँचाएँ? हार्ट के पास पहुँचाएँ और हार्ट से उसे पंप करवाएँ और पूरे ऑर्गन तक उसको पहुँचा दें। आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ध्यान से। अब जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है या अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर सुन लो। ये जो लंग्स होते हैं, वहाँ पर कौन से ब्लड आते हैं? वहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन-सा आता है?
ऑक्सीजन ब्लड आता है जिसको हम शॉर्टकट में डॉप कहेंगे। क्या कहेंगे उसको शॉर्टकट में? हम उसको डॉप कहेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब आप शायद ये भी जानते हो कि जो जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर ब्लड लेकर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? आप मुझे बताओ उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से। तो ये चल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर ब्लड कौन सा है? डॉब। ब्लड कौन सा है? डॉब। डॉब का मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डॉप के अंदर, इस डीऑक्सीजन ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है? 45 mmHg दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही ब्लड एंटर कहाँ करेगा? लंग्स अंदर एंटर करेगा। लंग्स के एल्वेओली के अंदर पार्शियल प्रेशर देख लो आप, कहाँ पर है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना? 40। अब ये देखते ही ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागना शुरू करेगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये 104 से कहाँ पर आएगा? ये 40 की तरफ आएगा। कहाँ पर आएगा? ये 40 की तरफ आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 है और लंग्स में कितना है? 40 है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर एक्सचेंज देख रहे हो, लेन देन देख रहे हो। किसका लेन देन देख रहे हो? एल्वेओली या लंग्स और किसके बीच? ब्लड कैपिलरी के बीच। किसके बीच? ब्लड कैपिलरी के बीच। और खास बात यह है, रिस्पिरेशन का यह स्टेप नंबर 2 भी पूरा हुआ। सर क्या है स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 है क्या? गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेओली एंड ब्लड कैपिलरी। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेओली एंड ब्लड कैपिलरी क्या कहलाता है? आपका रिस्पिरेशन का स्टेप नंबर 2 कहलाता है। तो अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? रिस्पिरेशन का स्टेप नंबर 2 भी क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। क्या हुआ? पूरा हो गया। बात समझ में आ गया? देखो यह एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लंग से ऑक्सीजन कहाँ आया? यहाँ पर आया। और इस ब्लड से CO2 कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। यहाँ तक पूरी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई डाउट क्या? अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, इस पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ये गैसेस को हमें कहाँ पहुंचाना है? टिश्यू के पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना? आइए समझते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि लंग से, क्या मानते हैं? कि इस लंग से, क्या मानते हैं? इस लंग से मान लेते हैं 100%, कितना मान लेते हैं? 100% ऑक्सीजन आया, ब्लड में आया। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ब्लड के अंदर क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। खास बात ये है कि ये 100% ऑक्सीजन जो है, ये 100% ऑक्सीजन जो है, ये क्या होता है? आपका 2 भाग में टूटता है। एक तो 3% पार्ट में टूटता है और एक टूटता है क्या? 97% पार्ट में। तो ये 3% ऑक्सीजन है, ये क्या होता है? ये सीधे-सीधे ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है ये? ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। कौन डिसॉल्व हो गया? इस 100% जो ऑक्सीजन आया था, उसमें से 3% ऑक्सीजन जो है, वो क्या हो गए? आपके प्लाज्मा के अंदर क्या हो गए? टूट कर डिसॉल्व हो गए। बच कितने गए? बच कितने गए? बच गए 97%। कौन? ऑक्सीजन। क्या हुआ सर इनका? देखो ध्यान से, ये जो 97% ऑक्सीजन बच गए, ये कहाँ इंटर मार गए? ये इंटर कहाँ मार गए? ये इंटर मार गए आरबीसी के अंदर। कहाँ में इंटर मार गए? आरबीसी के अंदर इंटर मार गए। अब इनको आरबीसी के अंदर क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। देखो ध्यान से, कितना परसेंट ऑक्सीजन? 97%। कौन? ऑक्सीजन इंटर कहाँ मार चुके हैं? आरबीसी के अंदर। और इस आरबीसी के अंदर कौन इंतजार कर रहा है? हीमोग्लोबिन। कौन इंतजार कर रहा है? हीमोग्लोबिन। जैसे ही यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्शन करता है, ये फॉर्म कर लेता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म कर लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है, जिसको हम कहते हैं HbO2 फॉर्म कर लेता है। अब समस्या ये है कि हमें लग रहा था कि ठीक है सर, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होगा? ये इसको कहाँ तक पहुँचा देगा? टिश्यू तक पहुँचा देगा। ये बात हमें ऐसा लग रहा था, बट समस्या ये हुई, जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है सर? ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। इतना अनस्टेबल कंपाउंड है कि हमें डर था कि कहीं ये
पता नहीं टिश्यू तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, रास्ते में कहीं ना टूट जाए। और रास्ते में टूट जाएगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अरे टिश्यू ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसको अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और सेल अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो सेल अपना दम तोड़ देगा। और सेल के दम तोड़ने से हम भी अपना दम तोड़, लेकिन ऐसा नेचर नहीं चाहता है। अब माना ये अनस्टेबल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, अनस्टेबल नेचर रखता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे करोगे, आइए समझते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने हमने क्या कहा कि यह जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, अनस्टेबिलिटी इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इसका क्या सोल्यूशन है सर, इसके बाद सोल्यूशन ये है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, इस आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले किसके साथ, पोटेशियम के साथ। किसके साथ, पोटेशियम के साथ। अब बात सुनो, प्रॉब्लम क्या थी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल था। कैसा था, अनस्टेबल था। हमें डर था कि पता नहीं ये टिश्यू तक पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कहीं रास्ते में टूट न जाए, कहीं रास्ते में इधर उधर न हो जाए। बात समझ में आ गया। उस डर को दूर करने के लिए हमने कहा कि भाई तू थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए, और स्टेबिलिटी करने के लिए हमने क्या किया, इसका रिएक्शन किसका करा दिया, का रिएक्शन हमने पोटेशियम के साथ करा दिया। बात समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्शन करता है किसके साथ, पोटेशियम के साथ। और क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है क्या, के एच बी ओ टू। क्या फॉर्म करता है, के एच बी, के एच बी ओ टू फॉर्म करता है। अब ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें इतना भी स्टेबल नहीं करना है। हमें इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं करना है कि ये टिश्यू तक पहुँचने के बाद भी टूट ना पाए। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, टिश्यू को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब पता चले कि आपने इसको इतना ज़्यादा स्टेबल कर दिया है, इतना ज़्यादा स्टेबल कर दिया है, टिश्यू तक तो पहुँचा, लेकिन ये टूटा नहीं। और टूटेगा नहीं तो फिर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और बात फिर से हुई, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं तो सेल दम तोड़ेगा, और सेल दम तोड़ेगा तो हम भी। बात समझ में आ गया। लेकिन हाँ, तो प्रॉब्लम फिर से क्या, हमें इसको इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं करना है। तो जब हम पोटेशियम का रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये लिटिल बिट स्टेबल होता है, इतना स्टेबल कि वहाँ तक पहुँचे और टूट जाए, इतना ज़्यादा स्टेबल किए हैं। बात समझ में आ गया? ओके, अब देखो ध्यान से, अब हमारा ये तैयार हो चुका है। हीमोग्लोबिन लोड हो चुका है। हीमोग्लोबिन क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। अब यह हीमोग्लोबिन जैसे ही बाहर निकलेगा टिश्यू से, हम इस ब्लड को क्या कहेंगे, सॉरी, जैसे ही ये हीमोग्लोबिन, लोडेड हीमोग्लोबिन, जैसे ही ये ऑक्सीजन से लोडेड हीमोग्लोबिन, किससे, ऑक्सीजन से लोडेड हीमोग्लोबिन इस लंग से बाहर निकलेगा, उसको हम नाम देंगे क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम क्या कहेंगे, ओबी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब आप ध्यान से देखो, इंटर किए थे डॉप बनकर, एग्जिट किए ओबी बनकर। लंग्स के अंदर एंटर किए थे क्या, डॉप बनकर, डी ऑक्सीजनेट ब्लड बनकर। किसके थ्रू एंटर किए थे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जब बाहर एग्जिट किए, बाहर निकले, तो क्या बन गए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं किसके थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं, पल्मोनरी वेंस के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब लंग्स के बीच कुछ हुआ है, लंग्स के बीच कुछ हुआ है, तभी तो ये ऑक्सीजनेट, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया है। तो क्या हुआ है, वही एक्सचेंज हुआ है। कौन सा एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन एल्वलाई एंड ब्लड कैपिलरी। बात समझ में आ गई क्या, ओके। अब हम बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ध्यान से, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेंस क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है अपने साथ, ओबी लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, आपके हार्ट के अंदर आता है। हार्ट के किस फॉर्म में, हार्ट के किस पार्ट में, तो आपको ध्यान रखना है, ये आता है कहाँ पर, ये आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। कहाँ आता है ये आपका, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। कहाँ आता है आपका, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। बात समझ में आ गया क्या, ये कहाँ आता है आपका, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। सुनो ध्यान से,
लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से इसको हमने कहाँ भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, तेजी से क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। तेजी से क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, और इतना तेजी से कॉन्ट्रैक्शन किया कि यह ओबी ब्लड निकलकर टिश्यू के पास पहुंच गया। डिफरेंट टाइप के उसने पास चेंज किए हैं, आयोटा आया, आर्टरी आया, आर्टियोल आया, कैपिलरी आया, और वो फाइनली कहाँ पहुंच गया, टिश्यू के पास पहुंच गया। ठीक है, अब देख रहे हो ये ब्लड जो जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ओबी ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 40। जबकि हमारे टिश्यू के अंदर, जबकि हमारे टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं वहां पर, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में वहां पर ढेर सारा CO2 क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। अब वहां पर ढेर सारा CO2 इकट्ठा हो जाता है, यही वजह से उस टिश्यू के अंदर, उस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया, और वहां पर ऑक्सीजन यूज होता है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। देख रहे हो आप, यहाँ पर टिश्यू के अंदर अगर बात किसकी करोगे, ये देखो टिश्यू है, ये क्या आपका टिश्यू है। अगर आप बात टिश्यू करोगे तो इस टिश्यू के अंदर देख रहे हो ऑक्सीजन कितना है, 40 mmHg है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45 mmHg है। बात समझ में आ गया। अब बात सुनो ध्यान से, एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला जो यह हीमोग्लोबिन है, ये इसका ऐसा बिहेवियर है कि कुछ जहां पर इसको पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा मिलता है, वह उसी के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, बाकी पूरा ना अपना पूरा रिलेशन तोड़ देता है। बात समझ में आ गया, कैसे सर, देखो ध्यान से, बात थोड़ा सा गहरे से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखो लंग्स के अंदर क्या, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिश्ता तोड़ता है और ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड कर लेता है। बात समझ में आ गया। अब जैसे ये हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचता है, सुन ध्यान से, जैसे ये हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचता है, बताओ किसकी फॉर्म में पहुंचा हुआ है ये, के बी, किसकी फॉर्म में पहुंचा हुआ है ये, के बी, इसके यहाँ पहुंचा हुआ है ये KHbO2 के फॉर्म में पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही इस हीमोग्लोबिन को, जैसे ही इस हीमोग्लोबिन को इस टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा दिखता है, क्या दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा दिखता है, ये तुरंत अपना पुराना रिश्ता तोड़ देता है। और जैसे ही अपना पुराना रिश्ता तोड़ता है, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से K+ बनता है, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है HB, हीमोग्लोबिन नेगेटिव चार्ज बनता है, और यहाँ से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। बस समझ में आ गया, देख रहे हो इसने रिश्ता तोड़ दिया। अब ये फ्री ऑक्सीजन, ये फ्री ऑक्सीजन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कहाँ इंटर मारता है, टिश्यू के अंदर इंटर मारता है। कहाँ इंटर मारता है, ये टिश्यू के अंदर इंटर मारता है। बात समझ में आ गया। और वहां पर जाकर डिफरेंट टाइप की क्या करता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इस टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, उसको हमें क्या करना है, एटमॉस्फेयर के बाहर भेजना है। क्यों भेजना है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर रह गया तो सेल का पीएच चेंज कर देगा, और सेल का अगर पीएच चेंज हुआ तो सेल के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, और सेल के अंदर अगर पाए जाने वाले एंजाइम अगर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर से सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी, और सेल की अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी फिर से सेल मर जाएगा, और सेल के मरने से मौत हो जाएगी। बात समझ में आ गया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये CO2 यहाँ पर स्टोर न हो, ये CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक दिया जाए। कैसे फेंकेंगे, उसी रास्ते से फेंकेंगे जिस रास्ते से हम क्या, ऑक्सीजन को लेकर आए हैं। बात समझ में आया क्या, तो देखो ध्यान से, ठीक है, कैसे फेंकते हैं समझते हो, समझो। इस टिश्यू से, कहां से, इस टिश्यू से मान लेते हैं क्या, इस टिश्यू से 100% कितना, 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकला।
कितना निकला? 100% ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला। बात समझ में आ गया? क्या निकला? 100% कार्बन डाइऑक्साइड उस टिश्यू से निकला। ब्लड में आया। कहाँ आया? देख रहे हो, ब्लड में आया। ठीक है? अब ब्लड में आने के बाद, ब्लड में आने के बाद ये 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ये 3 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूट गया? ये 3 पार्ट में टूट गया। सर कौन-कौन सी पार्ट है? आपको ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड था, जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड था, वो क्या हो गया? इस प्लाज्मा में घुल गया। क्या हो गया? प्लाज्मा में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। प्लाज्मा में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। प्लाज्मा में क्या हुआ? इसने डिसॉल्व हो गया। कौन? यह 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। बात समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड थे, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड थे, वो इंटर मारते हैं कहाँ पर? वो इंटर मारते हैं इस आरबीसी के अंदर। कहाँ इंटर मार गए हैं? ये आरबीसी के अंदर इंटर मार गए हैं। अब आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं क्या? पानी। क्या पाए जाते हैं? पानी। भाई सेल है तो जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म होगा ही, साइटोप्लाज्म में तो पानी है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन के अंदर या उस आरबीसी के अंदर जो पानी पाए जा रहे थे, उनसे क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। और ये रिएक्शन एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? सीए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को क्या करता है? प्रमोट करता है। और इस रिएक्शन से बनता है क्या? बनता है क्या? H2CO। क्या बनता है? H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। अब समस्या ये है कि ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल है। क्या है ये? बहुत ही ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल है। तुरंत सी कार्बोनिक एनहाइड्रेट इस एसिड को ब्रेक कर देता है। किसमें ब्रेक कर देता है? जैसे ही ब्रेक करता है क्या बनता है? H+ बनता है। और क्या बनता है? HCO3- बनता है। बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब सुनो ध्यान से। अब क्या होता है? धीरे 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 इस आरबीसी के अंदर, धीरे धीरे इस आरबीसी के अंदर बाई कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो भी सेल के अंदर। तो फिर से बात होगी, सेल का आयनिक बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। और सेल का अगर आयनिक बैलेंस गड़बड़ हुआ तो उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी। और बात फिर से वही कि सेल की अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुकेगी तो सेल मरेगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं कि यह सेल मरे। इसलिए बढ़ती हुई कंसंट्रेशन को, बढ़ती हुई बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को हम कम करने की कोशिश करते हैं। और कम करने का हमारे पास उपाय एक ही होता है कि इस आरबीसी से इस बाइकार्बोनेट को निकाल कर बाहर फेंक दें। हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं? इस बाइकार्बोनेट को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। कहाँ फेंक दिए? प्लाज्मा में फेंक दिए। कहाँ फेंक दिए? प्लाज्मा में फेंक दिए। देखो ध्यान से, अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ आ चुका है? प्लाज्मा में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? ये प्लाज्मा में आ चुका है। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? अब समस्या ये थी, जैसे ही हम उस बाइकार्बोनेट को आरबीसी से निकाल कर प्लाज्मा में फेंकें, कहाँ फेंकें? प्लाज्मा में फेंकें, ये वहाँ पर जाकर बड़ी गड़बड़ काम कर, क्या कर दिया? आइए देखते हैं। अब हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है क्या? NaCl। क्या पाया जाता है? Na, सोडियम क्लोराइड। काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते हैं ये सोडियम क्लोराइड। लेकिन जैसे ही लेकिन जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस को देखता है, किसको देखता है? जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के आयन को देखता है, ये तुरंत अपनी दोस्ती क्या करता है? तोड़ देता है। और ये क्या बन जाता है? ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। बात समझ में आ गया? अब ये टूटा हुआ सोडियम जाता है किसके पास? इस अलग पड़े बाइकार्बोनेट आयन के पास। और जाकर क्या करता है? ये रिएक्शन करता है। जाकर क्या करता है? ये रिएक्शन करता है। और क्या बन जाता है? ये बना लेता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेता है ये?
सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस कंपाउंड के फॉर्म में होता है? क्या बताओगे आप? 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस कंपाउंड के फॉर्म में होता है? और आपको ये ऑप्शन वहां पर दिख जाना चाहिए, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां तक कोई दिक्कत क्या? समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। समस्या यहाँ से और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? देखो ध्यान से। समस्या ये बढ़ी कि वो सोडियम किससे रिश्ता तोड़ कर आया है? वो सोडियम उस क्लोरीन से रिश्ता तोड़ कर आया है। अब यहाँ पर यह क्लोरीन अकेले अकेले यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होता है। अब धीरे-धीरे करके क्लोरीन वहाँ पर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा होता है। अब आपको पता है कि अगर प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो फिर से आयन क्या हो जाएँगे? अनबैलेंस हो जाएँगे और आयन अनबैलेंस हुए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी। अब हम ऐसा चाहते नहीं हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? इस क्लोरीन को उठाकर कहाँ फेंक देते हैं? हम फेंक देते हैं कहाँ पर? इस आरबीसी के अंदर फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? इस आरबीसी के अंदर फेंक देते हैं। क्लोरीन परेशान होता है, एक पॉज़िटिव चार्ज ढूँढ रहा होता है। वो कहता है कि जब तक सोडियम था उसके पास, वो उसको पॉज़िटिव चार्ज दे रहा था। अब सोडियम इस बाइकार्बोनेट की वजह से उससे रिश्ता तोड़ चुका है। अब उसको पॉज़िटिव चार्ज देने वाला कोई नहीं बचा है, लेकिन हमें पॉज़िटिव चार्ज चाहिए। अब इसको, इस सोडियम को क्या दिखता है? दिखता है क्या? ये दिखता है H+। क्या दिखता है? H+ दिखता है। क्या दिखता है? H+। ये चाहता है कि यह H+ क्लोरीन के साथ क्या कर ले? बाइंड कर ले। क्या कर ले? बाइंड कर ले और बाइंड कर अपने ऑक्टेंट को पूरा कर ले। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही ये क्लोरीन H के साथ बाइंड करता, कंपाउंड बन जाता HCl। क्या बन जाता? HCl। और आप जानते हो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये बन गया तो पूरी आरबीसी को तहस-नहस कर देता। बात समझ में आ गया? इसका मतलब हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, यह क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन जो है, वह H के साथ बाइंड न करे। लेकिन समस्या है, क्लोरीन को हम अकेला छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका ऑक्टेन को पूरा करना ये भी ज़रूरी है। अब हमने कहा कोई बात नहीं, इस क्लोरीन का रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं? हम किसके साथ करा देते हैं? हम के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं? के साथ करा देते हैं और यहाँ कंपाउंड बनता है क्या? KCl। क्या बन जाते हैं यहाँ कंपाउंड? KCl। बात समझ में आ गया? क्या बन जाता है? KCl बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? अब देखो ध्यान से, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का जो 7% था, उसका ट्रांसपोर्ट हम ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कर दिए, डिसॉल्व स्टेज में कर दिए। जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको हम आरबीसी के अंदर ले गए, उसका बाइकार्बोनेट बनवाएँ, उसको हम क्या किए फिर आरबीसी से बाहर निकाल कर प्लाज्मा में ऐसे ही छोड़ दिए। बात समझ में आ गया? अब बच गया कितना? अब यहाँ से लगभग 20 से 25 ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन 23% मान लो आप, ठीक है? यहाँ से 23% कौन? यहाँ से 23% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करता है? कहाँ एंटर करता है? ये एंटर करता है कहाँ पर? ये एंटर करता है कहाँ पर? आरबीसी के अंदर, ठीक है? बात समझ में आ गया? अब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट होना है किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। लेकिन हीमोग्लोबिन कहता है, क्या कहता है? कि अभी हम नेगेटिव चार्ज हैं। जब तक हम जब तक हमें पॉज़िटिव नहीं मिल जाता, हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कहा हर प्रॉब्लम का समाधान होता है, तुम्हारे प्रॉब्लम का भी समाधान होगा। कैसे? देखो ध्यान से। हमने इस नेगेटिव हीमोग्लोबिन का रिएक्शन किसके साथ करा दिया? अपने H+ के साथ करा दिया और जैसे ही यह Hb बनता है, तुरंत ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? ये बना लेता है क्या? HHbCO2 बना लेता है। क्या बना लेता है ये?
HHbCO2 बना लेता है। बात समझ में आ गया? आप देख सकते हो हर किसी को अपना-अपना पेयर मिल चुका है। मतलब कि सारे सेटल हो चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा लोड हुआ हीमोग्लोबिन या ब्लड टिश्यू से निकलता है और कहाँ पर जाता है ये? हार्ट में जाता है। हार्ट से वापस क्या होता है ये? लंग्स के पास जाता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ जो प्रोसेस हुआ है, वो सारा प्रोसेस यहाँ जाकर क्या होता है? रिवर्स होता है। अब ये रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये मुझे आप बतलाओगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?